हेलो ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम अनुज सिंह बघेल है और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स, जो कि जेई और नीट के बच्चों के लिए ये चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें वन बाई वन चैप्टर पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें नीट, मेंस और एडवांस लेवल तक मैं इस चैप्टर में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेके जाऊंगा और मैं एडवांस के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि नीट, मेंस और एडवांस तीनों में थोड़ा सा फर्क है। जो नीट होता है उसका लेवल थोड़ा कम होता है। लेवल कम इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव वाइज उनका लेवल कम होता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो उनको भी सारे पढ़ने पड़ते हैं। मेंस में जो होता है वो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा नीट से ऊपर लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है। और जो एडवांस होता है, एडवांस एक ऐसा पेपर है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से फर्क नहीं पड़ता। आप सोचोगे कि मैं बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि एडवांस में ऐसा कुछ है, क्योंकि एडवांस एक ऐसा पेपर है उसमें आपको अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। आपको चीजों को ऑब्जर्व करते आना चाहिए। आप कोई इक्वेशन यदि लिखते हैं और इक्वेशंस में कौन से फैक्टर उसमें यूज हो रहे हैं, उन फैक्टर के बीच का रिलेशन आप कम करने पे, ज्यादा करने पे, या कई अगर अलग अलग केसेस बनाए जाएं उनके बेसिस पर, तो उन केसेस को ऑब्जर्व यदि आप कर सकते हैं तो आप एडवांस को इजिली फाइट कर सकते हैं। तो एडवांस, मेंस और नीट तीनों में बहुत फर्क है। मैं नीट लेवल के भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, नीट के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, मैं मेंस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और मैं आपको एडवांस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ऐसा है, देखिए मैं आपको क्लियर कट बात बताता हूँ कि अगर आप में से कोई बच्चा, क्या होता है कि नीट, मेंस, एडवांस ये जो चीजें हैं, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट एक्चुअली ये एग्जाम्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस के एग्जाम्स नहीं है। ये एग्जाम्स में आईआईटीज या जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो सिर्फ इतना चाहती है कि कुछ ऐसे बच्चे जिनका थॉट प्रोसेस अच्छा हो, जो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज़ों को अच्छे से सोचते हैं उनके बारे में, ऐसे बच्चे हमारे पास आए और उन बच्चों पे वो काम करना चाहते हैं ताकि वो बच्चा अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आपको अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करनी है, ऑब्जर्विंग माइंड। तो उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ थिंकिंग आपको आनी चाहिए, कि एक सर्टेन अच्छे लेवल का आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। बस वो एक अच्छे लेवल का जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छे कंटेंट को पढ़ने से आता है, अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ने से आता है, अपने आप से क्वेश्चंस करने से आता है। यदि आप अपने आप से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो भी वो प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है। तो किसी भी आप कोचिंग में जाते हैं तो टीचर सिर्फ आपकी इतनी सी हेल्प करेगा कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें बताएगा, पढ़ाएगा, बोलेगा भी कि आप बार बार प्रैक्टिस करिए। बट फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया की जितनी किताबें हैं, हर किताब का हर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और उससे बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि प्रेशर जो है माइंड पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बाद में चीजों को टैकल नहीं कर पाते। तो ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो एक अच्छे कंटेंट पे फोकस करना है। मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, आप यदि एससी वर्मा की किताब पढ़ लें और उसके साथ में आप जो मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आप उनको लगा लें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि लगाने का मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक बार लगा लें। लगाने का मतलब ये है कम से कम, कम से कम एससी वर्मा के क्वेश्चन आप 10 बार लगाइए और कम से कम मेंस एडवांस के क्वेश्चन उनको कम से कम 10 बार आप उनका रिवीजन करिए। उसके बाद आप कहीं से भी कोई प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज कहीं की ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी अच्छी जो कोचिंग है, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, ऐसा नहीं है। कोटा में भी बहुत अच्छी कोचिंग है, आप सबको पता है। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ क्योंकि वहाँ पे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी। और कहीं ना कहीं आज मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं उन्हीं जो ग्रेट टीचर्स हैं उनके कंटेंट को मैं भी उसी चीज को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है दे डिड अमेजिंग जॉब। उन्होंने बहुत जबरदस्त लेवल का कंटेंट तैयार किया है। तो मैं भी उन कंटेंट्स को देखता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी उनसे सीखता हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी हमारे काम आता है। टीचर, हम हर इंसान से सीख सकते हैं।
टीचर है तो टीचर से भी सीखता है, बच्चों से भी सीखता है, सबसे सीखता है, कोई भी सिखा सकता है, उससे वो सीखता है। ये चीज है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है कि एक अच्छा कंटेंट सबसे पहले आपको फॉलो करना है, उस कंटेंट को बार बार आपको रिवाइज करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, रिवीजन इज द की फॉर द सक्सेस। और ये भी ध्यान रखिए कि रिवीजन ही है वो चाबी जो आपका आईआईटी का ताला खोल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने रिवाइज नहीं किया चीजों को, तो चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट कर लीजिए, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप बहुत नीचे रह जाएंगे। मैं नहीं कहता सिलेक्शन नहीं होगा, एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर। कई लोग होते हैं कि किसी से कम पढ़ के भी सिलेक्शन, तो ऐसे वो सब एक्सेप्शनल केसेस में गिने जाते हैं, है ना। तो हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ कि मेजोरिटी में ये होता है। तो आपको अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ना है, अच्छे कंटेंट को बार बार पढ़ना है, उसके लिए आपको कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो वो मैं आगे की वीडियोज में सब चीजें डिस्कस करूंगा। तो ये जो सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सेशन हमारा फिजिक्स का सेशन है, और इस सेशन में नीट, मेंस और एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। मैं आपको इतना अश्योर करता हूँ बच्चों कि जो भी चीजें मैं इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करूंगा वो बहुत ही मैं अपना उन टीचर से के भी को भी मैंने पढ़ के, उनके कंटेंट को देख के, और मैं खुद से भी चीजों को पढ़ के, बहुत सारी बुक्स को पढ़ के, जितना इजी से इजी वे में एक एक टर्म का क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है, वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत क्या बोले इजीएस्ट होगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इजी तरीके से समझाऊं। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी जानना बहुत जरूरी है बच्चों। फिजिक्स सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स चीजों को समझना है, ऑब्जर्व करना है, उनके बीच के रिलेशंस क्या कहना चाहते हैं, वो इक्वेशंस हमें क्या बताना चाहते हैं, उन चीज को जानना बहुत जरूरी है। उन चीज को कैसे एनालिसिस करना है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। क्योंकि आज आप जिस फेज में हो, आज आप प्रिपरेशन की फेज में हो, और ये लाइफ का सबसे पहला फेज है जब आप जीवन में आप पहली बार दिमाग को यूज करना शुरू करोगे। क्योंकि इसके पहले तक आईआईटी का अगर एग्जाम ना हो या कोई कंपटीशन एग्जाम ना हो, तो हम कभी दिमाग यूज ही नहीं करना चाहते। हम पेपर के 2 दिन पहले पढ़ के पेपर को फाइट करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है इंडिया में कि कंपटीशन एग्जाम हो रहा है, नहीं तो इंडिया के सारे एग्जाम बच्चे सिर्फ एक रात जाग के ही निकालते हैं। इवन इंजीनियरिंग तक के जो पेपर होते हैं वो बच्चे एक रात जाग के निकालते हैं। यदि कंपटीशन ना हो तो यहाँ समझ लो कि कोई पढ़ने वाला नहीं है। मैं तो एकदम खुले दिल से बात एकदम साफ साफ बताता हूँ, ठीक है। तो अभी 11th का आज जो है सबसे पहला चैप्टर जो है, इसमें यूनिट एंड डायमेंशंस है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैं करूंगा उस चैप्टर को डिस्कस। इसके बाद अभी हमको कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक टूल्स भी डिस्कस करने हैं, वो मैं भी नहीं कर रहा, वो भी मैं काइनेमेटिक्स के बाद उस चीज को अच्छे से डिस्कस करूंगा। क्योंकि काइनेमेटिक्स जो है वो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ही है एक तरीके से। अगर आप डिफरेंशिएशन को लॉजिक पकड़ लेंगे और इंटीग्रेशन का, तो काइनेमेटिक्स उसी में से आपका, क्योंकि काइनेमेटिक्स आया ही वहीं से है। काइनेमेटिक्स के ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हुए उन्होंने कैलकुलस वगैरह को डेवलप किया है, ठीक है। तो वो चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। काइनेमेटिक्स के बाद हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे मैं इस सीरीज के थ्रू चीजों को डिस्कस करूंगा, जितना मेरे से बेस्ट बन सकता है। मैं नहीं कहता कि बेस्ट का मतलब, मेरा मुझे जो बेस्ट लगेगा वो मैं डिस्कस आपके साथ जरूर करूंगा। तो आप इन लेक्चर सीरीज को देखिएगा जरूर, एक बार अच्छे से देखिए। जो भी देखिए, मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि अगर मेरे में कोई कमियां हैं तो आप बता सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं, आप, क्योंकि आप बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है, तो आप सजेशंस भी दे सकते हैं। मैं उनका वेलकम करूंगा, अपने वीडियोस में उनको इम्प्रूव करूंगा, और आगे जो चीज़ें होंगी उनमें और भी बेस्ट करने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर, और इसमें हम सबसे पहला चैप्टर उठाते हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर दैट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है बेसिकली जो है ये मोशन से जुड़ी हुई बात है। यहाँ पे बस हम फोर्सेस वगैरह की इसमें बात नहीं करते। तो काइनेमेटिक्स है क्या, ये ब्रांच क्या है, ये कौन सा एक एक एरिया है, एक पोर्शन है मैकेनिक्स का जिसमें काइनेमेटिक्स आता है। तो सबसे पहले तो समझ लें कि व्हाट इज मैकेनिक्स, है ना। सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि भाई मैकेनिक्स क्या चीज है। मैकेनिक्स तो साइंस का वो फील्ड जिसमें हम किस चीज का स्टडी करते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ
मोशन एंड फोर्सेस, स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स, जिसमें हम मोशन और फोर्सेस की स्टडी करते हैं। अब आप सोचो कि मोशन और फोर्सेस की जो स्टडी है वो किन किन सिचुएशंस में हो सकती है। तो जैसे कि आप देखिए कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हिल नहीं रहा है। अभी ये मैंने रखा तो ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पे रखा हुआ बट ये हिल नहीं रहा है, तो क्या इस पे हम फोर्सेस की स्टडी कर सकते हैं? क्या मैं बता सकता हूँ कि मेरा हैंड इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, या इसके खुद के वेट की वजह से ये कितना फोर्स, इसमें जो ग्रेविटी का जो पुल है उस पे कितना फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ना ये हिल नहीं रहा है, स्टैटिक्स में है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस चेयर में आप बैठे हैं वो चेयर स्टैटिक की कंडीशन में है, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं वो बिल्डिंग स्टैटिक की कंडीशन में, लेकिन फोर्सेस तो हैं उनके अंदर। कोई बीम है, उस बीम के अंदर फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, जो चेयर पे आप बैठे हैं उस चेयर पे भी फोर्सेस आ रहे हैं, है ना। अगर आप बैठे हैं आपकी जगह कोई, आप उस पर और वेट बढ़ाते जाए तो एक लिमिट आएगी, कोई ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अंदर फोर्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। तो ये जो पार्ट है इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो स्टैटिक की कंडीशन में है, रुका हुआ है, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो ये देखा गया है कि मोशन और फोर्सेस की स्टडी में फोर्सेस की स्टडी हम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा किस कंडीशन में है, स्टैटिक की कंडीशन में। यदि वो स्टैटिक की कंडीशन में है तो मैकेनिक्स का एक ब्रांच बाहर निकल के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक। अब स्टैटिक में क्या है आपका, स्टैटिक में होता है कि बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट। मतलब यहाँ पे जो मोशन है वो नहीं होगा, बॉडी का मोशन नहीं होता है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखें। तो यदि बॉडी का मोशन नहीं होता तो यहाँ पे भी हम फोर्सेस की स्टडी करेंगे, यस, यहाँ पे भी आप फोर्सेस की स्टडी करोगे। तो ये जो ब्रांच है इसका बहुत जबरदस्त यूज है बेटा सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, है ना। सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बॉडी मूव तो नहीं कर रही है लेकिन उसमें फोर्सेज आ रहे हैं, फोर्सेज की वजह से डिफॉर्मेशन होता है बॉडी पे। जैसे मेरे हाथ है, मेरे हाथ में कोई यहाँ पे वजन रख दिया जाए तो मेरा हाथ ऐसा बेंड हो जाएगा, है ना। ये इसका बेंड होना मतलब क्या है, ये डिफॉर्मेशन है एक तरीके का। तो हम क्या करते हैं कि स्टैटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो फोर्सेज और डिफॉर्मेशन के बीच में रिलेशन हमको देता है, उसको बोलते हैं हुक्स लॉ। आप स्टैटिक्स में पढ़ोगे इलास्टिसिटी में कि व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ समझ लो स्टैटिक्स की जान है। स्टैटिक्स में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिजाइन करना चाहते हैं तो उसका फंडामेंटल जो लॉ है वो लॉ है आपका हुक्स लॉ। कौन सा लॉ है बच्चों, हुक्स लॉ। इसका सबसे फंडामेंटल लॉ जो है दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ किन दो चीजों को कनेक्ट करता है बेटा, तो हुक्स लॉ कनेक्ट करता है डिफॉर्मेशन एंड फोर्सेस। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी क्यों फेमस है, न्यूटन का एफ इक्वल टू एम ए। क्योंकि जो हुक्स लॉ होता है इट कनेक्ट इट कनेक्ट्स डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन एंड forces. It connects deformation and forces. It connects deformation and forces. ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक में बॉडी आपका कैसा रहता है, रेस्ट पे रहता है, यहाँ पे मोशन नहीं होता है। यहाँ पे सबसे फेमस लॉ जो है दैट इज हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ आपको पता है कि स्ट्रेस जो होता है बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आप जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, हुक्स लॉ वगैरह, है ना। तो बहुत फंडामेंटल लॉ है, इसके बिना किसी भी ऑब्जेक्ट का डिजाइन पॉसिबल नहीं है मैकेनिकल और सिविल में। तो पूरी डिजाइन की फिलोसफी शुरू होती है हुक्स लॉ से। और ये किस चीज को कनेक्ट करता है बेटा, डिफॉर्मेशन एंड फोर्सेस। अब अगर हम दूसरा जो ब्रांच है मैकेनिक्स का अगर हम उस पर नजर डालें तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायनेमिक्स। उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। अब देखो डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। मतलब यहाँ पे जो बॉडी है वो बॉडी कैसी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि बॉडी इज इन मोशन। जो बॉडी है वो किस में रहेगा आपका,
मोशन में रहेगा, बॉडी कभी भी आपको स्टेशनरी कंडीशन में यहाँ पे नहीं रहेगा। अच्छा, तो अब हमको यहाँ पे समझ में आया कि मोशन तो हो गया, तो अब क्या मोशन के अंदर, तो मोशन के अंदर भी दो तरीके से स्टडी की जाती है। कैसे? तो एक पार्ट कहलाता है उसका काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट कहलाता है बच्चों काइनेटिक्स। अब ये जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, दिस स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन without considering cause of motion, that is force. स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, मतलब कि यहाँ पे मोशन की स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन मोशन के कॉज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मोशन होता है उसके पीछे का जो कॉज होता है वो एक फोर्स होता है, तो हम यहाँ पे फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और जब हम यहाँ पे काइनेटिक्स की बात करते हैं तो वी कंसीडर cause of motion, that is forces, एंड बेसिकली इनर्शिया फोर्सेस वगैरह को भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब आप खुद सोचो कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, अगर इस डायनेमिक कंडीशन की बात करें कि मोशन में है और आप उस ऑब्जेक्ट की या उस डिवाइसेस की एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको क्या चीज चाहिए? भाई आपको तो पहली बात मोशन का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपको नॉलेज होना चाहिए फोर्सेस का, और आपको एक ऐसा लॉ चाहिए जो उस मोशन को फोर्सेस से कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पे मोशन को फोर्सेस से जो कनेक्ट करने वाला लॉ है वो यही लॉ है बेटा, F इक्वल टू एम ए। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जब भी F इक्वल टू एम ए होता है तो आप देख सकते हैं कि A इज द एक्सेलरेशन, ये जो A है वो एक्सेलरेशन है, F क्या है यहाँ पे फोर्सेस है। तो फोर्स को मोशन से कनेक्ट करने वाला जो लॉ है, जो फंडामेंटल लॉ है, वो F इक्वल टू एम ए ही है। इस वजह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैकेनिक्स की जान है, क्योंकि इसके बिना कभी भी आप मोशंस को फोर्सेस से कनेक्ट नहीं कर सकते। आपने इंडिविजुअली फोर्सेस की एनालिसिस भी कर ली और मोशन की एनालिसिस भी कर ली, तब भी वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक लॉ चाहिए जो उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सके, और वो लॉ F इक्वल टू एम ए है। जिस तरीके से यहाँ पे हुक्स लॉ डिफॉर्मेशन और फोर्सेस के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करता है स्टैटिक्स की कंडीशन में, तो इसलिए हुक्स लॉ इज अ फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपका न्यूटन का F इक्वल टू एम ए या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट है आपका काइनेमेटिक्स, ये हमको पढ़ना है, ये पार्ट अभी हमको पढ़ना है। मतलब इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि काइनेमेटिक्स की स्टडी जब तक हम करेंगे तब तक हम कभी भी फोर्सेस की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं हमने बताया ना कि अभी हमको फोर्सेस को कंसीडर ही नहीं करना है। ये एक ऐसी चीज है कि जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और उसको छोड़ दिया, जब आपने छोड़ दिया तो जब वो हवा में है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं है, किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर इस तरीके की सिचुएशंस में जब हम चीजों की स्टडी करते हैं तो वो सब किसके अंदर आता है बच्चों? काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, ये चीज है। अगर वो मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस है, कंटिन्यूअसली उसमें फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, तो वो कभी भी काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ा जाएगा, वो काइनेटिक्स के अंदर आ जाएगा। कभी भी काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ा जाएगा, वो कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? काइनेटिक्स में आ जाएगा। तो दिस इज द ब्रॉड एक्सप्लेनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ दिस मैकेनिक्स। तो आप ध्यान रखें कि जब भी मोशन और फोर्सेस की स्टडी हम करते हैं, उस एरिया को, फील्ड को, उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स में दो डिवीजन है, एक है स्टैटिक, एक है डायनेमिक। स्टैटिक में बॉडी रेस्ट पे रहती है, उसमें मोशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो फंडा, जब स्टैटिक में होगा तो बॉडी में डिफॉर्मेशन की हम बात करते हैं और फोर्सेस की बात करते हैं। उस डिफॉर्मेशन और फोर्सेस को कनेक्ट करने वाला जो लॉ है वो हुक्स लॉ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लॉ इफ यू वांट टू डिजाइन एनीथिंग इन कंडीशन ऑफ स्टैटिक्स। तो जो डैम है, जो ब्रिजेस हैं जो मूव नहीं करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो फंडामेंटल है, उस वो कहाँ से शुरू होता है? हुक्स लॉ से शुरू होता है। सेकेंड पार्ट जो है मैकेनिक्स का वो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में मैंने बताया कि बॉडी जो है वो आपका मोशन में रहती है। यहाँ पे बॉडी स्टेशनरी नहीं रहती, तो बॉडी मूव कर रही है,
और उसमें साथ कुछ फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से पूरा बॉडी मोशन में है। तो इसके दो पार्ट है, दैट इज काइनेमेटिक्स और एक है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते, मतलब हम मोशन के कॉज को कंसीडर नहीं करते, ठीक है यहाँ पे, और हम मोशन की स्टडी करते हैं। काइनेटिक्स जो होता है वहां पे मोशन के कॉज को कंसीडर करते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पे मोशन और फोर्सेस को जो कनेक्ट करने वाला लॉ है एफ इक्वल टू एम ए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि ये फोर्सेस और मोशन को कनेक्ट करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से जो न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन है मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा फेमस है। ये बात आप सबको पता है, और नहीं पता है तो आगे जाके आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूटन का ये जो लॉ है एफ इक्वल टू एम ए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी मैकेनिक्स के लॉ को यदि आप तोड़ना चाहो तो आप उसको एफ इक्वल टू एम ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे वो कैसा भी हो। इस वजह से एफ इक्वल टू एम ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट जो अब हमको जो पढ़ना है वो है काइनेमैटिक्स, मेड फ्रॉम दिस वर्ड काइनेमा, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड काइनेमा। काइनेमा का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है मोशन। काइनेमा का क्या मतलब होता है बेटा? मोशन। काइनेमा का लिटरली मीनिंग जो होता है वो होता है मोशन। अब आपको ये भी पता है कि मोशन क्या चीज है, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि काइनेमा मतलब मोशन, ठीक है। तो व्हाट इज मोशन? अब देखो मोशन का सिंपल सा फंडा है। मोशन का मतलब है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या फिर ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि वहां पे मोशन है। मोशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बेसिकली चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या ऑब्जर्वर की भी पोजीशन चेंज हो रही है तो भी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मोशन है। इसको एग्जांपल से समझ लें। बहुत सिंपल एग्जांपल है, देखो जैसे ये पेन है ना, और ये मैं हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये देखो पेन का पोजीशन चेंज हो रहा है, यस और नो, तो मोशन हो रहा है। लेकिन आप यदि ध्यान से देखोगे ना तो आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये पेन मूव कर रही है, तो मैं बोलूंगा हाँ मूव कर रही है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप इस पेन से पूछो कि क्या मैं मूव कर रहा हूँ, तो बताओ पेन क्या बोलेगा? पेन भी यही बोलेगा कि यस वो बंदा मूव कर रहा है, मतलब मैं मूव कर रहा हूँ। तो मैं भले ही ऑब्जर्वर हूँ, यदि ऑब्जर्वर भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव करे या ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मूव करता है तो वहां पे मोशन है। तो मोशन तभी डिफाइन होता है जब आप ये डिसाइड कर लो कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। अगर आप इस चीज को नहीं डिसाइड करेंगे तो आप कभी भी मोशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मूव कर रहा है और कई सारी चीज आपको ऐसा लगेगा कि मूव नहीं कर रही। जैसे सिंपल सा फंडा है कि ट्रेन में यदि आप आमने सामने बैठे हो तो ट्रेन के अंदर तो हम दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों का जो मोशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है उसके अंदर बैठे दो पर्सन भी उसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो लेकिन वो पर्सन जो है उनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं, क्योंकि उनकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और ना ही ट्रेन पे, हम जिस ट्रेन पे बैठे हैं तो हम हमारे भी पोजीशन, हमारे रिस्पेक्ट में उस ट्रेन का कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यदि कोई बंदा बाहर खड़ा है ट्रेन की, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, या कहीं पे एक रास्ते में कोई एक पोल गड़ा है, उस पोल के रिस्पेक्ट में यदि हमारे मोशन को ऑब्जर्व किया जाए तो बिल्कुल हम उस पोल के रिस्पेक्ट में जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है उसी स्पीड से हम लोग भी मूव कर रहे हैं। तो पोल के रिस्पेक्ट में हमारा मोशन हो रहा है और हमारे रिस्पेक्ट में उस पोल का भी मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और उनके रिस्पेक्ट में ही आप बात करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि यस देयर इज मोशन, अदरवाइज मोशन नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि हम कहाँ पे रेफरेंस अपना चूज कर रहे हैं। रेफरेंस चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द मोशन, याद रखें। तो काइनेमेटिक्स में मैंने बता दिया काइनेमेटिक्स है क्या चीज, बट मैंने ये यहाँ पे ये बताया कि काइनेमा शब्द से मिलके बना है। काइनेमा का मतलब होता है मोशन, और मोशन का मतलब होता है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या ऑब्जर्वर की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर वो चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मोशन हो रहा है। अब एक चीज आता है कि पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन क्या है? बेसिकली इट इज अ लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू
reference point. It is a location. It is a location of an object with respect to fixed point. With respect to reference point आप लिख लो. With respect to reference point. हम जो रेफरेंस चूज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में यदि पोजीशन चेंज हो रही है या लोकेशन चेंज हो रही है, सॉरी लोकेशन चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो जो लोकेशन है वो क्या कहलाएगा, उसका बेसिकली पोजीशन कहलाएगा. जैसे मेरे रिस्पेक्ट में पेन यहाँ पे है, तो पेन की एक पोजीशन है मेरे रिस्पेक्ट में, मतलब इसका एक लोकेशन है. इसके रिस्पेक्ट में मेरी एक लोकेशन. अगर इसने अपनी ये देखो पोजीशन चेंज कर दी, अगर पेन मूव कर गया तो इसकी लोकेशन चेंज हो गई. किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी रेफरेंस पॉइंट मैं हूँ और मेरी पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो गई है ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पहले यहाँ थी लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अब यहाँ हो गई. तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पोजीशन. तो पोजीशन का मतलब क्या है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. तो चलिए आपको काइनेमेटिक्स में ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप. बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज टाइप ऑफ मोशन. अब देखो टाइप ऑफ मोशन बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है. पर्टिकुलर मोशंस को भी नाम दिया जाता है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इवन गायरोस्कोपिक मोशन भी होता है ना. 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. तो हम अभी सिंपल से ही बात करते हैं. जैसे पहला होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन. पहला आपका होता है रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर मोशन, या हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर 1 डायमेंशनल. 1D का मतलब 1 डायमेंशनल मोशन. 1 डायमेंशनल मोशन. 1 डायमेंशनल का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. लेट सपोज यदि ये पर्सन है तो ये रोड में एकदम स्ट्रेट इस तरफ मूव कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, इस तरफ ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं. ठीक है, तो इसका पोजीशन स्पेसिफाई करना है तो मुझे सिर्फ एक ही डायमेंशन की जरूरत है, एक ही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, दैट इज एक्स. ना मुझे वाई का जरूरत है ना जेड का. तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशन. यदि ये ऊपर की तरफ जाते, यदि ये ऊपर की तरफ मान लो मूव करते, तो मुझे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी, दैट इज वाई. हमें एक्स से मतलब नहीं, जेड से मतलब नहीं. तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन इसको बोला जाता है. इसी तरीके से दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कर्वीलिनियर. कर्वीलिनियर मोशन या फिर इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन. 2 डायमेंशनल मोशन. कर्वीलिनियर 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि जब आपको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए. लेट सपोज आप यहाँ पे हैं और यहाँ से मूव करके आप यहाँ पहुंच गए बी पे. अब मुझे डिफाइन करना, तो यदि मैं कोऑर्डिनेट चूज करता हूँ तो मैं कोऑर्डिनेट कैसे चूज करूंगा, ध्यान से देखो. मैं कोऑर्डिनेट ऐसे चूज करूंगा, मैं कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट चूज करूंगा कि एक तो मैंने ले लिया एक्स, एक तो मैंने ले लिया इधर एक्स और एक मैंने ले लिया इधर वाई. अब मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूं, तो यहाँ तक पहुंचने का तरीका सिंपल है कि आप क्या करो कि पहले आप एक्स में इतना आ जाओ और फिर वाई में आप इतना चले जाओ. इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स कॉमा वाई है. तो अगर इसके रिस्पेक्ट में 0,0 लेकर यदि मैं इस पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, या उस पोजीशन को अचीव करना चाहता हूँ तो 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एक्स कॉमा वाई. तो इस तरीके के इमोशंस को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन या फिर कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना. तो जनरली अभी तक जो है, जनरली जब कोई ग्राउंड पे फुटबॉल कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो यदि वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जंप नहीं मारते, क्योंकि वो बीच बीच में जंप भी मारते हैं, तो 3 डायमेंशन में हो जाता है. अदरवाइज वो जो भागते हैं ग्राउंड में इधर उधर इधर उधर, तो वो एक तरीके का वो भी कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि एक्स वाई में ही वो एक प्लेन है जिसमें वो इधर उधर भाग रहे हैं. जब वो बीच में जंप मारते हैं तो मतलब वो 3rd डायमेंशन को भी ओपन कर देते हैं, तो वो 3 डायमेंशन मोशन हो जाएगा. बट जनरली अगर एक मेजोरिटी देखें तो जनरली ग्राउंड पे इधर उधर भागते रहते हैं ना, जैसे हॉकी खेलते हैं, तो वो सब कैसा मोशन कहलाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा बच्चों. देखो आगे बढ़ते हैं.
पोजीशन तो मैंने बता ही दिया है, वही चीज है ये पोजीशन। हाँ, अब इसमें जो सबसे पहला टर्म जो हमको समझ में आना चाहिए वो टर्म है दैट इज डिस्टेंस, कि व्हाट इज डिस्टेंस। तो सबसे पहली चीज तो बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, क्या जानना चाहते हो आप डिस्टेंस को जान के। डिस्टेंस का सिर्फ मतलब ये है कि हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल्ड, हाउ मच। तो सिंपली हम क्या जानना चाहते हैं, हाउ मच हाउ मच यू ट्रेवल्ड बेसिकली। तो हाउ मच डिस्टेंस, तो ऐसा लिख लेते हैं, हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल्ड, हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल। तो अब ये वही चीज आ गया कि हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल। तो डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ, व्हाट इज द, बेसिकली हम क्या जानना चाह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द पाथ। तो इसको बहुत प्रैक्टिकली तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाइए और बीमार हो जाइए, मान लो बीपी शुगर के जो लोग होते हैं तो उनको डॉक्टर क्या बोलता है, मॉर्निंग में टहलने के लिए बोलता है। तो क्या बोलता है, आप कम से कम 5 किलोमीटर आप टहलिए। अब आप ध्यान से सोचो कि जब डॉक्टर बोलता है 5 किलोमीटर आप टहलिए, तो डॉक्टर ये नहीं बोलता कि सीधा टहलना है कि टेढ़ा टहलना है, कैसा भी टहलना है। भाई आप कैसा भी टहलो उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस यू हैव टू कवर्ड। तो लेंथ ऑफ द पाथ, जिस रास्ते पे आप चलोगे उसकी वो लंबाई बता रहा है बेसिकली, कि 5 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेट लाइन से मतलब नहीं है, वो टेढ़ी लाइन से मतलब नहीं है, वो कैसी भी लाइन हो हमसे मतलब नहीं है। 5 किलोमीटर आप जिस पाथ पे चलोगे उस पाथ का जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, उस पाथ का लेंथ होना चाहिए 5 किलोमीटर। तो डॉक्टर आपको सिंपली क्या कहना चाहता है कि हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक, जिस पाथ पे आप चले, जिस रास्ते पे आप चले उसका लेंथ कितना है। तो आप खुद ही सोचो, क्या वो डायरेक्शन की बात कर रहा है, क्या वो ये कहता है कि नहीं इस डायरेक्शन में ही आपको मूव करना है, इसी रास्ते से ऐसे ऐसे जाना है, ऐसा नहीं है। 5 किलोमीटर कवर करना है, बस बात खत्म। तो ऐसा मोशन, ऐसा क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ यहाँ पे हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस ट्रैक का, उस पाथ का जो लेंथ का। तो यहाँ पे इसी वजह से आपने देख पढ़ा भी होगा कि जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि जैसे ये आंट आपको दिख रहे हैं, चींटी दिख रहे हैं, तो लेट सपोज अगर ये यहाँ से स्टार्ट कर रही है ए से लेकर बी तक, तो अगर आप इसका रफली इनका पाथ देखें तो कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये तो ए से बी तक ये जो पूरा का पूरा लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब ये अगर मैं इसको रफली ऐसे एक बनाऊं कि ये जो इस तरीके से जाके फिर ये जो ऐसे गई, इस पाथ को जो फॉलो करते हुए जो चीटियां चल रही हैं, तो लेंथ ऑफ दिस पाथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ दिस पाथ it is length of this path is distance, length of this path is distance। आप किसी भी रास्ते को चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चींटियां चाहती तो इस रास्ते को भी जा सकती थी, इस रास्ते को भी जा सकती थी, ये चाहती तो इस रास्ते से भी ऐसे जा सकती थी, ये चाहती तो इस रास्ते से भी ऐसे भी जा सकती थी या ऐसे भी जा सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, यहाँ पे तो हमें उसकी क्वांटिटी से फर्क पड़ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड दैट यू हैव कवर्ड, लेंथ ऑफ द पाथ कितना है वो हमें बताइए। तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डिस्टेंस में अभी तक हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी, तो उससे परफेक्ट एग्जांपल है जो आपको डॉक्टर टहलने के लिए एडवाइस करता है, तो कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करता, वो सिर्फ ये बोलता है कि इतने किलोमीटर आपको टहलना है, एंड दैट किलोमीटर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दी, वो पाथ बेसिकली आपसे बोल रहे कि आप जिस रास्ते पे चलो वो कम से कम 1 किलोमीटर लंबा होना चाहिए, वो रास्ता टेढ़ा है, मेढ़ा है, सीधा है, कैसा भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, एंड इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस टर्म इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब ये आया भाई कि डिस्प्लेसमेंट। अब आप खुद सोचो एक चीज, और इसके लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि जब एक छोटा बच्चा घर पे बोले शाम को मम्मी से कि मम्मी मम्मी मुझे खेलने जाना है, तो
हम क्या बोलते हैं उस बच्चे से? हम क्या बोलते हैं कि आप घूमने जाओ बेटा, खेलने जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर से दूर मत जाइयो, घर से दूर मत जाइयो। तू ग्राउंड में चाहे 10 घंटा खेल, 5 किलोमीटर दौड़, चाहे 6 किलोमीटर दौड़, चाहे साल 8 किलोमीटर दौड़, लेकिन वो ग्राउंड घर के पास होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे घर से उस ग्राउंड का जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो कम से कम डिस्टेंस पे होना चाहिए। और वो कम से कम जो डिस्टेंस है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पोजीशन है तुम्हारी विथ रिस्पेक्ट टू होम, मतलब ग्राउंड की जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू होम, वो पास में होना चाहिए थोड़ा सा। तो ऐसी कंडीशन में यदि रास्ता एकदम सीधा है तो वो और बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम कम से कम वो जो पोजीशन उसको कम से कम डिस्टेंस रखना चाहते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली ये क्या चीज को बताता है कि चेंज इन पोजीशन। क्या चीज को बताता है ये? चेंज इन पोजीशन। ये बताता है चेंज चेंज इन पोजीशन। ये किस चीज को बताता है? चेंज इन पोजीशन। और जो चेंज इन पोजीशन इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यही चीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल फाइनल पोजीशन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर आप कभी भी देखो, जैसे मान लो ये पेन मेरे सामने है, तो मेरे से कोई पूछेगा कि पेन कहाँ है, तो क्या मैं यही बोलूंगा ना कि ये पेन है? मैं से उंगली पॉइंट आउट करूंगा, तो मैं हमेशा इसकी पोजीशन बताता हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे कि जब भी आप चेंज इन पोजीशन किसी का बताते हो तो हमेशा आप क्या बताते हो कि उसकी तरफ उंगली भी पॉइंट आउट करते हो, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बताने की जनरली आप कोशिश करते हैं, है ना। तो जब भी आप किसी का चेंज इन पोजीशन बताते हैं तो आप दो चीजें बताते हैं बेसिकली। एक तो आप डायरेक्शन बताते हैं, दूसरा चीज आप क्या बताते हैं कि डिस्टेंस कितना, उसकी दूरी कितनी है, ये चीज है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डायरेक्शन प्लस जो डिस्टेंस है, मतलब मैग्नीट्यूड है, उसके बिना अधूरा है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। कभी भी हम जब पोजीशन बताते हैं हम ऐसे ही बताते हैं कि मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन ऐसे घूम के ऐसे है, ऐसे घूम के ऐसे। कभी आप बताते हो आपकी कोई चीज लेफ्ट में है, राइट में है, फ्रंट में है, तो आप सीधा सीधा उसका लेंथ बताना चाहते हो, मतलब सीधा सीधा आप उसकी पोजीशन बताना चाहते हो। बीच में गड्ढा है, खाई है कि क्या है, वो उससे मतलब नहीं है। आप नदी किस तरफ खड़े हो, दूसरा बंदा नदी की उस तरफ खड़ा हो, जाने का रास्ता भले ही एक बाजू के किसी पुल से हो, लेकिन मैं पूछूंगा कि वो बताओ वो पर्सन कहाँ पे खड़ा है, तो आप डायरेक्ट सीधा उंगली पॉइंट आउट करोगे कि अरे मम्मी वो, या आपका फ्रेंड है, या मान लो आपका कोई भाई है, तो अगर आपकी माँ है तो उनसे आप क्या बोलोगे कि मम्मी वो सामने खड़ा है। ऐसे थोड़ी बोलोगे कि अरे मम्मी वो उस रास्ते से जाके फिर वो उधर खड़ा है। हाँ, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है वो हम बता सकते हैं, लेकिन जब भी हम किसी का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बताते हैं तो हम यही बताते हैं कि सीधा उंगली पॉइंट आउट करके बताते हैं कि ये रहा वो। ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि यार डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम दो चीजें जानना चाहते हैं बेसिकली, कि पोजीशन, और पोजीशन के साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं, सॉरी, पोजीशन का कहने का मतलब कि हम ये जानना चाहते हैं कि वो हमसे कितनी दूरी पर है, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो हमारे किस तरफ है, सामने है, लेफ्ट में है, राइट में है, किस तरफ है। अब आपको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जरूरी है। मान लो आपके घर में चोरी हो जाए, मान लो आपके घर में चोरी हो जाए, यहाँ से चोर भागा, इस ए पॉइंट से चोर भागा, और लेट सपोज वो ऐसे भाग के ऐसे जा रहा है। मान लो यहाँ कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आपका कोई फ्रेंड है और वो बता रहा है कि ये चोर भाग रहा है। मतलब कि मैं एक पॉइंट कर लेता हूँ, उससे आपको बताता हूँ। जैसे ये है, ये, अब आपको आपके फ्रेंड ने बोला कि चोर ऐसे भागा, ये गया और ये गया, अब यहाँ पे पहुंचा है। अब आप यहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो? ए पे हो, और आपको इसको पकड़ना है। तो आपके फ्रेंड ने इधर की तरफ उंगली दिखाई कि ये है, तो आप उससे पूछोगे ना कि किस तरफ जा रहा है, तो आप बोलो, वो बताएगा कि इधर जा रहा है, इस तरफ भाग रहा है। तो आप क्या जानना चाह रहे हो बेसिकली? उसकी पोजीशन जानना चाह रहे हो आपके रिस्पेक्ट में। तो आप दो चीजें जानना चाह रहे हो, एक तो आप ये देख रहे हो कि एक रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कहाँ है, तो आपको पता चलेगा कि एक रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन इस तरफ है, और ये डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस को आप जानना चाह रहे हो। आप दो चीजें जानना चाह रहे हो कि डिस्टेंस प्लस उसका डायरेक्शन किस तरफ भाग रहा है, तभी तो आप उसको पकड़ पाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली उसकी पोजीशंस को बताता है ना, प्लस
ये बताता है कि कितना दूरी पे है, जिससे आप ये डिसाइड भी कर सकते हो कि उसकी पोजीशन अभी मेरे रिस्पेक्ट में कितनी, मिनिमम से मिनिमम ये चीज है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जानना चाहते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम वही केस कि यहाँ पे भले ही ये जो चींटियां हैं इस रास्ते को मतलब ऐसे इन्होंने जो पाथ ले रखा है वो कुछ ऐसा है, लेकिन यदि इनकी पोजीशन को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाए तो वो अभी भी सिर्फ ये वाला है, ये रहा वो, ये है, ये है वो, दिस। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड को बताएगा। प्लस डायरेक्शन क्या है, ए से बी जो है, ए से बी की तरफ ये जो डायरेक्शन है दो चीजों को बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज होता है आपका डायरेक्शन। ठीक है, ये दो चीजें होती है, तो यही है डिस्प्लेसमेंट, अब कुछ भी नहीं है। अगर आप इस लॉजिक को ढंग से समझ जाएंगे तो कभी भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज और समझो बेटा, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीजों, दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बताता है बेसिकली, है ना। डिस्प्लेसमेंट के थ्रू में दो इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप चेंज इन पोजीशन या बेसिकली यदि आप डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको दोनों चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी कि मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डायरेक्शन किस तरफ है ना। अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर दो और मैग्नीट्यूड को ना चेंज करो तो भी डिस्प्लेसमेंट है, वहां पे चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये बात आपको कैसे समझ में आएगी? मान लो कि आपकी पोजीशन यहाँ पे और एक सर्कल पे, एक सर्कल पे लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अगर आप इस पॉइंट के ओ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो इस तरफ है, भले उसका रेडियस आर है, इस सर्कल का रेडियस लेट सपोज यदि आर है, इसकी पोजीशन आपके इस तरफ है, और यही ऑब्जेक्ट यदि मान लो इधर चला जाए तो रेडियस तो अभी भी आर रहेगा, लेकिन आप देखोगे ना तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज होने से भी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाएगा बेसिकली। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसी तरीके से जैसे मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि आप उसका, सॉरी, डिस्टेंस तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना कर दो। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि आप चाहो तो इसकी पोजीशन को यहाँ पे भी कर सकते थे, मतलब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे आ सकते थे। इस केस में यदि आप देखोगे ना तो आर से इसकी डिस्टेंस चेंज, सॉरी हाँ, डिस्टेंस चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, लेकिन उसका डायरेक्शन अभी भी चेंज नहीं है। तो आप चाहे तो मैग्नीट्यूड को चेंज करके भी आप डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हो, या आप चाहो तो डायरेक्शन को ही चेंज कर दो तो भी डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट को आप तभी डिफाइन कर सकते हैं जब आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज को स्पेसिफाई कर दें। अदरवाइज कोई भी एक चीज चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे चेंज हो जाएगा, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मतलब उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि किसी भी एक चीज को चेंज करने से वो क्वांटिटी ही चेंज हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ये ध्यान रखें। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ए पॉइंट पे ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका इनिशियल पोजीशन, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके लेट सपोज यहाँ बी फाइनल पोजीशन में आया, तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले चीज तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द पाथ। तो सबसे पहली चीज यदि हमको निकालना है दैट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द पाथ। एक बात याद रखें जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जिस रास्ते पे चल के गया है उस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन था, उस लोकेशन का जो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, आप जब इसको लाइन को कनेक्ट करेंगे, लोकस जिसको बोलते हैं, वो पूरा का पूरा जो लोकस है, जो लेंथ ऑफ द पाथ है जिसको चल के गया है, वही क्या कहलाता है बेटा, डिस्टेंस कहलाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि क्या पर्सन उस रास्ते पे चल के गया, तो आंसर है कि मे बी एंड मे नॉट बी। चल के भी जा सकता है, यदि अगर वो स्ट्रेट लाइन होगा, वो रास्ता एकदम सीधा होगा, तब तो वही वो लेंथ ऑफ द पाथ ही आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा।
जो रास्ता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बात आप ध्यान रखें। तो यदि हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा आप ही बताइए। टोटल सर्कल में कितना होता है 2 पाई आर। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका ये जो सर्कमफ्रेंस है ए से लेकर बी तक ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर/2, दैट इज पाई आर। दिस इज द आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। दूसरी जो चीज हमको निकालनी है वो निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ये इसका मतलब बिटवीन है। B/W का मतलब बिटवीन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये पोजीशन कितनी हो जाएगी आपको भी पता है कि R, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस R प्लस R। ये हो जाएगा R प्लस R, दैट इज 2R। और आपको यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा फ्रॉम A टू, उस मिनिमम डिस्टेंस वाला जो रास्ता है जहाँ से हमने ये जो डॉटेड लाइन खींची है उसमें A से B की तरफ, A से B की तरफ ऐसा। तो आपको डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा एज वेल एज आपको यहाँ पे उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तभी आप कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर पाएंगे। दूसरी चीज में थर्ड पार्ट जो पूछा है उसमें पूछा है कि रेशो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। तो रेशो सिंपल कितना आ जाएगा πr डिवाइडेड बाई 2r। r से r कट जाएगा, आंसर विल बी π/2। तो दिस इज द रेशो ऑफ दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इनका जो रेशो है वो ये हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट भी आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, और इस तरीके का क्वेश्चन बेटा जे में पूछा जा चुका है। एक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से जे में, और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि जे में इस तरीके का सवाल पूछा गया। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट लेट सपोज यहाँ पे है, और ठीक है यहाँ पे है, और ये चल के गया ऐसे, और फिर ये चल के गया ऐसे, और फिर ये चल के गया ऐसे। ये फाइनली कहाँ पे पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। अब हमसे पूछा है कि बताइए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्टेंस क्या है? ये जो डॉट है, ये डॉट इस ये रहा वो ए पॉइंट। तो ए से लेकर वो कहाँ तक पहुंच गया? बी तक पहुंच गया। ए से लेकर बी तक वो पहुंच गया। तो इस रास्ते पे ऐसे चल के गया, इस रास्ते पे ऐसे चल के ऐसे गया। तो ये जिस रास्ते पे चल रहा है, ये जो पाथ का जो लेंथ है वही क्या कहलाया जाएगा? डिस्टेंस। तो बहुत इजीली बता सकते हो कि जो डिस्टेंस है इस सोल्यूशन में आप जो बता सकते हैं, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? 50 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर। तो कितना आ जाएगा ये? 110 मीटर। दिस इज द आंसर। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस? हमको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अब ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में कौन सा? यही डिस्टेंस होगा। और ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए इसका इनिशियल पोजीशन है, दिस इज, और ये फाइनल है, तो इसकी पोजीशन किस तरफ है? ऐसे ए से बी। अब ए से बी निकालनी है तो ये देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। तो ये जो साइड है कितना बचेगा? 20, और ये कितना है? सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना है? और ये कितना हो जाएगा? 40 मीटर, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना निकल आएगा? 50 मीटर। तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 50 मीटर ए टू बी। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। तो आप उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, आप उसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एससी वर्मा में भी
गिवन है, ये वहीं से जो आइडिया है वहीं से लिया गया, उसी टाइप का क्वेश्चन है, एससी वर्मा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज समझने के लिए हमको है, और ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ बना हुआ है, तो वो डायरेक्शन के लिए, तो जैसे इसका डायरेक्शन अगर हम देखें यहाँ से तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएगा, मतलब कि 50 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट, है ना, ऐसा आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका डिस्टेंस भी बता सकते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए इसी चीज को इस तरीके से दिया जाए, इस तरीके से दिया जाए, तरीका क्या है, इसे बोला गया है कि कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आपको दे दी गई इनिशियल पोजीशन, और हम जनरली जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यदि हम इसको एक्स लेंगे और इसको वाई लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दो टू डायमेंशन की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, ये बात आपको बस समझ में आना चाहिए। So let's suppose this is x and let's suppose this is y. This is x, this is y, और let's suppose इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं 0,0। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट बोल रहा है x में 20, y में 0, तो हमने ले लिया x में let's suppose 20, y में 0। दिस इज इनिशियल पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन कहला जाएगा बेटा, दिस इज इनिशियल पोजीशन। अब वो बोल रहा है कि उसके बाद वो बी पे गया, ये पोजीशन ए है, और बी पे इसकी पोजीशन है 20 एंड 40, तो एक्स पे तो 20 है, वाई पे कितना है 40, तो लगभग अराउंड लेट सपोज यहाँ कहीं वो पहुंच गया, यहाँ कहीं पे पहुंच गया। तो ये जो पोजीशन है ये क्या है 20,40, ये है पोजीशन नंबर बी, मतलब वो ऐसे गया। थर्ड पोजीशन आपको गिवन है 0,40। अब 0,40 मतलब यहाँ पे आएगा, ये रहा वो 0,40, 0,40, दिस इज पोजीशन नंबर सी। देन डी, डी क्या है 0,0, तो डी यहाँ पे पहुंच गया, मतलब लेट सपोज 0,0 पहुंच गया, ऐसे चल के यहाँ पहुंच गया। और डी जो पोजीशन है, आ, वो अगेन जो डी है और उसके बाद लेट सपोज ये ई पोजीशन है, तो अगेन ई पोजीशन भी वो यहीं पे बता रहा है कि 20,0, मतलब कि जो फाइनल पोजीशन है वो भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे पहुंच गई। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या जाएगा, ए से चला, और यही इनिशियल पॉइंट था, और यही कौन सा पॉइंट है, फाइनल। ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी, डी से चला ए, तो कितना चला ए से बी 40, फिर कितना चला 20, फिर कितना चला 40, फिर कितना चला 20, तो कितना चला डिस्टेंस 40 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20, तो दैट इज 40 प्लस 40 प्लस 40, मतलब 120। लेट सपोज अगर मीटर में है तो 120 मीटर, दिस इज द आंसर। अब यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यदि हम किसकी बात करें, अब डिस्प्लेसमेंट की, यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन में अभी हमने देखा था कि दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्शन और दूसरी चीज क्या है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो जीरो है, अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो वो तो उसकी जो पोजीशन इनिशियल थी फाइनल थी वही है। आप उससे पूछोगे कि भाई कहाँ पे है इनिशियल फाइनल में, तो वो तो वही है। ये तो ऐसी बात हुई कि जहाँ अपने घर पे बच्चे को छोड़ के आप कहीं पे चले गए और बच्चा रहा ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और जब आप घर पे आए तो बच्चा आपको कहाँ पे मिला, घर पे। तो आपसे पूछा कि बताइए पोजीशन कहाँ है बच्चे की, तो आप ये बोलेंगे वही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इस वजह से क्या जाएगा, जीरो, क्योंकि बच्चे की पोजीशन आप जब उसको देख रहे हैं तब उस टाइम पे आपको नहीं पता कि वो कहाँ से चल के कहाँ पे है, लेकिन आपको फाइनली जो उसकी पोजीशन है वहीं पे दिखाई दे रही है, उस ए पॉइंट पे ही दिखाई दे रही है। इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। ये एक क्यूब है लेट सपोज, और इस क्यूब का जो लेंथ है वो ए है, और इस क्यूब में यहाँ पे एक आंट है, ये एक चींटी है, ये इस रास्ते से चल के यहाँ तक गई है, यहाँ से चल के यहाँ तक गई है, यहाँ से चल के यहाँ तक गई है। आपसे पूछा गया कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस तो सिंपल है, देखो ये जो डॉट है ये डॉट ऐसे चला, ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, यही तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो बहुत आसान था,
क्योंकि जो डिस्टेंस है वो तो सिंपली क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ। दिस इज a plus a is nothing but the 3a. दिस इज द आंसर। अब जो चीज आपको निकालनी है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो कुछ भी नहीं है, वो भी सिंपल थोड़ा सा ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर इस ए से लेकर डी की जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम ये देखें इसको, सी और डी को यदि हम देखें तो देखो सी और डी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है ना। और ये रहा सी और डी, और अगर यहाँ पे मैं एक डॉट खींच दूं, यहाँ पे सॉरी एक लाइन खींच दूं, यदि मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं इस तरीके से, तो ये देखो ये रहा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा सी से डी और ये रहा सी से ए। तो ये जो डिस्टेंस है कहाँ गया, ये 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 ए से डी, वो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये ए है, ये ए है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको मिलेगी √2a, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको ऐसे दिखेगी √2a, ये है a। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको मिलेगी √2a का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे, 2a² 3a², यहाँ पे आ जाएगा ये √3a। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो √3a आ जाएगा। दिस इज दी आंसर। आप देख सकते हैं बहुत इजी है, स्क्वायर है, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करिए तो आंसर निकल आएगा। ये चीज जैसे ये ए है, ये है सी है और ये सी है, तो ये पॉइंट क्या है, डी है। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस ए से जो डी है, ये जो ए से डी है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। दिस लेंथ इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, और यही हमको निकालना था, जो कि √3a आएगा। ठीक है। अगर आपसे रेशो वगैरह पूछता तो भी आप बता सकते हैं कि मान लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताइए, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये एक सर्कल है, एक सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक में ये जो नंबर 1 वाला पाथ है ये ऐसे चलता है, ए से चल के जाता है ऐसे, इस रास्ते पे ऐसे जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पहुंचता है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। और ये जो नंबर 2 वाला है ये कैसे चलता है, ये ऐसे चलता है, यहाँ से चलता है ऐसे सेंटर तक आता है, और सेंटर से चलता है वो ऐसे इस रास्ते पर, ये भी यहीं पे पहुंचता है, ये भी यहीं पे पहुंचता है फाइनल पोजीशन पे। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 एंड 2। तो यदि हम 1 की बात करें, यदि मैं 1 की बात करता हूँ, तो देखो डिस्टेंस सिंपली कितना आ जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 4। टोटल सर्कमफ्रेंस कितना, 2πr। इसका हम 1/4 पार्ट निकाल रहे हैं, तो इसे डिवाइड कर दो, सिंपली आ जाएगा πr/2। ठीक है, 1 के लिए भी मैं निकाल रहा हूँ। इसी 1 के लिए यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, तो ये r है, ये r है। तो अगर हमको इसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना तो हमको ऐसे निकालना पड़ेगा कि ये r है, ये r है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये r ये r। तो ये कितना आ जाएगा, √2r। तो √2r जो है यही चीज क्या है इसका, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। यही क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो √2r इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब दूसरी चीज है कि यदि आप सेकेंड वाले के लिए निकालना चाहते हो, व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना, r प्लस r, मतलब a से आया o, a o प्लस o b, मतलब r प्लस r, दैट इज 2r। ये हो गया डिस्टेंस। अब अगर यदि बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो भी आप ध्यान से देखें तो 1 और 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, 1 और 2 फाइनल पोजीशन सेम है। तो आप इसका भी वैसे ही निकालेंगे ना, r प्लस r, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, यही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, है ना।
ये जो यहाँ पे ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही लेंथ तो क्या कहलाएगी बेसिकली, कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट। यही तो है डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में। तो अगेन ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, √2r, एंड दिस इज द आंसर। अब आपसे रेशो पूछा गया है कि डिस्टेंस का रेशो बताइए, डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताइए 1 और 2 में, तो आप डिवाइड कर दो, आंसर निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। √2r डिवाइडेड बाई 2r, और सॉरी πr/2 डिवाइडेड बाई 2r कर दो तो डिस्टेंस का रेशो निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का रेशो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप चीजों को कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। आप देखिए, जब भी मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किस रास्ते से चल के गया और कितना दूरी तक गया है, कितना रास्ता उसने तय किया है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तब हम उस रास्ते की बात करें जिसपे वो चला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे वांट टू आस्क, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कई बार लोग डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं, बट मैं आपको फॉर्मूला नहीं दूंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे निकालना। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए से चला और ऐसे चल के वो यहाँ बी तक पहुंचा। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ए पे और ऐसे चल के वो कहाँ तक पहुंचा, बी पे। तो इसने कितना एंगल यहाँ पे ट्रेवल किया, थीटा। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो यही वो डिस्टेंस है जो डिस्प्लेसमेंट है, यस और नो। और अभी आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर है, अगर मैं इसको पूरे वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो ये एक वेक्टर है आर लेंथ का, और ये एक वेक्टर है आर लेंथ का। और इन वेक्टर्स का ये जो फाइनल जो वेक्टर है रिजल्टेंट, दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट। यही हमारा क्या है बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि किसी को पता, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब जो एंगल होता है दो वेक्टर के बीच का, वो यहाँ पे टेल है, यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड है, तो कभी भी एंगल हमको ये नहीं लेते। हम इस वेक्टर को आगे ले जाएं तो ये, अगर इस वेक्टर को आगे ले जाओगे आप तो ये ऐसा वेक्टर बन जाएगा। तो ये टेल टू टेल के बीच का जो एंगल है, ये एंगल बेसिकली हमको लेना होता है फॉर्मूले में, और ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो यदि मुझे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट, या फिर जिसको हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला हम वेक्टर से जानते हैं, दिस इज नथिंग बट द आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर कॉस 180 माइनस थीटा। तो यदि आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 + 2, और यहाँ पे बचेगा कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आएगा आर और यहाँ पे आएगा आपका 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि जो कॉस 2 थीटा होता है, जो कॉस, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ये आप जब पढ़ोगे, मैं भी आगे मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सब चीजें पढ़ाऊंगा। तो अभी आप इतना जान लीजिए, कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर मुझे लिखना है कि 1 माइनस, सॉरी, अगर हम यहाँ पे 2 थीटा लेते हैं तो यहाँ पे थीटा आता है। तो अगर मुझे यहाँ पे ये लिखना है, ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ पे ये लिखना है कि cos थीटा इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा आता है। अब यहाँ से देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 साइन स्क्वायर
2 × 2, मतलब कि यहाँ पे 4 लिख लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, मतलब कि 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ पे sin थीटा बाई 2 बचेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2r sin थीटा बाई 2। दिस इज द आंसर। तो ये वेक्टर की फिलोसफी से आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहता है वेक्टर क्वांटिटी, जो 2r sin थीटा बाई 2 होता है। अगर आप यहाँ पे देखें इस प्रीवियस केस में, तो यहाँ पे अगर ए से चल के बी तक पहुंचे तो कितना थीटा इसने ट्रेवल किया, 90। तो अभी आपने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था कितना निकाला था, √2r। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 90, तो यहाँ पे कितना बचेगा sin 45 1/√2। तो यहाँ पे कितना बचेगा √2r। तो मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस रिलेशन को याद रखिए, दैट इज 2r। ये जो रिलेशन है ये, बट आएगा कैसे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आना चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये लेट सपोज ये एक व्हील है, ये एक व्हील है, और ये व्हील इस रास्ते पे ऐसे चलता है, जैसे ना रास्ते पे कोई व्हील चल रहा है। ये एक रोड है, एक ट्रैक है जिसपे ये व्हील इस तरीके से चल रहा है। अब इस पे हमने पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पे P पॉइंट, और जब ये चलता जा रहा है तो ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे, जब ये आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो पॉइंट है ना, बेसिकली कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करता है, इस तरीके के पाथ को फॉलो करता है। इस पाथ को बोलते हैं बेटा साइक्लॉइड। ये जो लोकस है, ये जो प्रोफाइल बन रही है, इस प्रोफाइल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड बोलते हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह में आगे आपको बहुत अच्छे से ड्राइंग वगैरह सिखाया जाता है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि साइक्लॉइड को कैसे बनाते हैं साइक्लॉइड। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसको पकड़ना है तो तरीका है कि आप यहाँ से ये लेंथ पकड़ लें और यहाँ से इस लेंथ को पकड़ लें। तो यदि इसका रेडियस r है और ये हाफ रिवोल्यूशन में है, तो हाफ घूमा, तो इसका मतलब ये व्हील भी यहाँ पे कितना चलेगा, हाफ ही चलेगा। तो व्हील कितना चलेगा, 2πr/2, दैट इज πr। और ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा √2r का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट बेसिकली हमको ये समझना था कि दिस लेंथ इज 2r और ये है 2πr टोटल सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस का हाफ, तो दैट इज πr। तो πr और ये जो 2r है, तो इसका हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं कि दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, यही हमारा क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से इस डिस्प्लेसमेंट को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन हो सकता है, 1 रिवोल्यूशन होता तो ये पॉइंट कर सकते पूरा यहाँ आ जाता, तो सीधा सीधा 2πr आंसर हो जाता, ठीक है। और 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, बट लॉजिक क्या है वो यही, आपको ये समझ में आना है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि अब ये समझ लो कि एक पर्सन है जिसने दारू पी रखी है ना, ड्रिंक किया हुआ है, और ये एक रास्ते पे चला जा रहा है, एकदम स्ट्रेट है ये रास्ता, सीधा एकदम, ये रास्ता एकदम सीधा है, ये रास्ता एकदम सीधा है। और आगे जाके क्या है कि 12 मीटर के बाद एक गड्ढा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये दारू पीने के बाद या ड्रिंक करने के बाद ये 4 स्टेप आगे बढ़ाता है और 2 स्टेप पीछे लेता है, और जो ईच स्टेप लेता है वो 1 मीटर का लेता है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर फॉल इनटू द पिट। पिट में गिरने से पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपको पता है कि जब ये 4 स्टेप आगे बढ़ता है मतलब 4 मीटर, फिर 2 स्टेप आगे जाता है ना, तो ये ईच स्टेप जो है वो कितने मीटर का है, 1 मीटर का है। तो पहले कितना चला 4, फिर आया कितना 2 पीछे, तो अल्टीमेटली कितना है, मतलब जब 6 स्टेप्स लेता है तो 2 मीटर आगे बढ़ता है। तो 6 स्टेप ले रहा है तो 2 मीटर बढ़ रहा है। तो ये 6 स्टेप में 2 मीटर, 2 मीटर, लेट सपोज 2 4 6 8 10, लेट सपोज 12 है, 8 10 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चला, 6 स्टेप 6 स्टेप 6 स्टेप, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देखें कि 6 स्टेप चलने के बाद
यहाँ 6 तक पहुंचने के बाद ये 4 स्टेप आगे बढ़ा था, तो 1 2 3, मतलब यहाँ से आया 2 4 4 पे चलेगा तो 1 2 3 4 चलेगा। 1 2 4, अच्छा नहीं, एक स्टेप में 1 मीटर लेता है ना, एक स्टेप में 1 मीटर लेता है। हाँ ठीक है, तो जैसे 1 2 3 5 7 9 एंड 11, ठीक है। तो एक बार में 2 स्टेप चला, मतलब यहाँ तक कितने स्टेप चल गए 6, यहाँ पे कितने 12, मतलब यहाँ तक कितने स्टेप चल गए 6, यहाँ तक कितने चल गए 12, यहाँ तक कितने चल गया 12 प्लस 6 18, और यहाँ तक कितने चल गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 फिर पीछे आ जाएगा, यहीं तक चलेगा, तो 18 प्लस 6 मतलब 24। अब देखो जब यहाँ पे है तो 1 2 3 4 चलेगा और फिर 2 पीछे आ जाएगा, तो गिरेगा नहीं, अभी ये 10 तक आएगा, तो यहाँ पे कितने स्टेप चल गया वो 30। लेकिन अब देखो 1 2 और 3 के बाद ये गिर जाएगा, तो प्लस इसमें कितना जाएगा 2। तो कितने स्टेप चला फाइनली बिफोर फॉल इनटू द पिट। तो यहाँ पे आया कि स्टेप्स स्टेप्स ट्रेवल्ड बिफोर fall into the pit is 32 स्टेप, और ईच स्टेप कितना लंबा है 1 मीटर। इसका मतलब ये कितना मीटर चला, इसका मतलब है कि चलेगा 32 मीटर। कितना चला 32 मीटर, तो 32 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। 32 मीटर क्यों, क्योंकि इसके आगे जाना और पीछे जाने को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 4 आगे जाता है फिर 2 पीछे जाता है, मतलब पहली बार में 4 आगे आता है और फिर 2 स्टेप पीछे जाता है, ऐसा है। तो 4 आगे बढ़ता है और 2 पीछे जाता है, तो अल्टीमेटली चलता है कितना 2। बस आपको ये याद रखना है कि फाइनली वो जो 4 स्टेप बढ़ाते समय वो पिट पे कब गिर रहा है। जब वो 10 पे पहुंचता है तो उसके बाद जब वो 30 स्टेप चल लेता है, उसको जैसे ही वो 2 स्टेप के बाद तीसरे स्टेप बढ़ाएगा, तो ये जो बंदा है ये कहाँ क्या करेगा, यहाँ पे गिर जाएगा। ये बंदा जो है यहाँ पे गिर जाएगा गड्ढे में। तो कितना चला वो 32 मीटर चला। तो दिस इज द आंसर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो जेईई में पूछा गया है, 1983 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इन इन हाफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हाफ रिवोल्यूशन में, तो सिंपली कितना हो जाएगा 2r, and distance covered is again 2 pi r का half, so that is pi r. This is the answer. तो ये जे में पूछा हुआ सवाल है। तो जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें अभी हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करी हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, और जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अभी मैं आपको बोलूँ यहाँ पे मैंने वन डायमेंशनल की स्पेशली बात नहीं करी। तो जब हम वन डायमेंशनल की स्पेशली बात करेंगे तब हम पर्सन को एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक पे चलाएंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है, टाइम को भी कंसीडर करेंगे किस टाइम पे वो यहाँ है, इतना डिस्टेंस उसकी पोजीशन कहाँ है, तब आपको और क्लियर कट तरीके से समझ में आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी लेक्चर होगा तो मैं बेसिकली वन डायमेंशनल मोशन की बात करूंगा, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन ही हमको पढ़ना है बेसिकली। और वन डायमेंशनल मोशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमको पढ़ना है, ग्राफ वगैरह पढ़ना है और चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझना है जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आज का लेक्चर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसमें हम वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे क्वेश्चंस मैंने को डिस्कस किया और चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है कि आप उसके मीनिंग को समझो। यदि आप मीनिंग को समझ जाओगे, उसके फंडे को समझ जाओगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। यदि आपको टर्मिनोलॉजी का मीनिंग नहीं पता है और कंफ्यूजन है, इसलिए क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।